हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपके जूलॉजी जो सब्जेक्ट है उसके अंदर 3 पेपर आते हैं। पहला पेपर है लाइफ एंड डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, जिसमें आपको इनवर्टिब्रेट पढ़ना है इस वर्ष। सेकेंड ईयर में आपको वर्टिब्रेट पढ़ने को मिलेगा। और दूसरा पेपर है आपके सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान। तीसरा पेपर आपके रहेगा डेवलपमेंट बायोलॉजी। तो आज अपन पहले पेपर के पहले यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। उससे पूर्व अपन कुछ जनरल जो इंट्रोडक्शन है इनवर्टिब्रेट्स का और जो जीवों का वर्गीकरण कैसे किया गया है या किस लिए किया गया है जीवों को वर्गीकृत, इसकी सामान्य जानकारी। उससे पूर्व में आपको पहले पेपर जो लाइफ एंड डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स इनवर्टिब्रेट्स उसका फर्स्ट यूनिट, जिसको पीडीएफ फॉर्म में मैं पूर्व में व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर चुका हूँ। तो जो पहला यूनिट है उसके अंदर आपके जो टॉपिक आएंगे वो आएंगे जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा विथ एग्जांपल्स। तो इसके अंदर सामान्य लक्षण और वर्गीकरण प्रोटोजोआ और पोरीफेरा का उदाहरण के साथ। दूसरा आपकी टॉपिक रहेगा जिसमें आपको टाइप स्टडी करनी है पैरामीशियम की, और जितने भी जो परजीवी प्रोटोजोआ है वो और उनकी रोग जनकता। ये आपको प्रोटोजोआ के अंदर जो टाइप स्टडी है उसके अंदर आपको ये पढ़ने हैं। उसके बाद जो पोरीफेरा है उसके अंदर आपको टाइप स्टडी में साइकोन पढ़ना है और कैनाल सिस्टम जो पाया जाता है स्पॉन्जेस के अंदर वो अध्ययन करना है। ये आपके पहले यूनिट के टॉपिक रहेंगे। तो आज अपन पहले यूनिट को शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन टू इनवर्टिब्रेट्स जो आपको स्लाइड दिख रही है, इसमें जैसे आपको यहाँ एक जीव दिखाई दे रहा है, ये निडेरिया फाइलम के अंदर, निडेरिया संघ के अंदर आता है। तो इसका अर्थ क्या है? यू मे कॉल द अबो ऑर्गेनिज्म ए जेलीफिश। इसको सामान्यतः आप क्या बोलते हैं? जेलीफिश बोलते हैं। लेकिन ये क्या है? फिश नहीं है, बट ए जेलीफिश नॉट ए फिश एट ऑल, ऑल्दो इट इज ए पार्ट ऑफ द एनिमल किंगडम्स। ये एक एनिमल किंगडम के अंदर आता है जीव। किंगडम आर डिवाइडेड इनटू ए फाइला, जो किंगडम है उनको फाइला के अंदर विभक्त किया गया है, उसमें बांटा गया है। एंड दिस ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड इन द फाइलम कॉल्ड इट निडेरिया। तो इसको एक फाइलम के अंदर रखा गया है, इसका नाम जिसका नाम है निडेरिया। हाउ इज द अबो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम यू? तो आप जिस जीव को देखकर ये कैसे कहोगे कि ये जीव अपन से भिन्न है? मतलब किस आधार पर ये भिन्न? व्हाट इज इट्स बॉडी शेप्स? किस प्रकार का इसका शरीर का आकार है? डज इट हैव ए ब्रेन? क्या इसके पास दिमाग है, ब्रेन है? डज इट हैव ए वे टू डाइजेस्ट फूड? क्या जो रास्ता है, क्या माध्यम है जिसके तहत ये भोजन को पचाता है? कैन इट ईट लाइक अस? क्या वो अपनी तरह भोजन करता है? कैन इट ब्रीथ? क्या वो सांस लेता है? देयर आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस साइंटिस्ट आस्क व्हेन दे क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं जब जीवों को वर्गीकृत किया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा, पुट देम इनटू कैटेगरीज। तो इसके आधार पर जो जीवों के लक्षण एक समान होते हैं उसके आधार पर उन जीवों को किसी एक पर्टिकुलर विशेष ग्रुप में रखा जाता है। दिस चैप्टर्स विल एक्सप्लोर हाउ डिफरेंट इनवर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म विदाउट ए बैकबोन। तो अपन को इस यूनिट के अंदर या इस पूरे पेपर के अंदर आपको ये पढ़ना है कि इनवर्टिब्रेट जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है कि बिना बैकबोन के होते हैं। ठीक है, उनके अंदर बैकबोन्स नहीं पाई जाती। आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरी, और इनको अलग अलग वर्गों में व्यक्त किया गया। आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर सी इट यू कैन डू ए बेटर आस्किंग द राइट क्वेश्चंस टू पुट ऑर्गेनिज्म इनटू ए स्पेसिफिक कैटेगरी, जिससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि उसको किस वर्ग के अंदर या किस कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, तो जिस प्रकार से जीवों का वर्गीकरण किया। हाउ आर एनिमल्स डिफरेंट फ्रॉम अदर्स फॉर्म्स ऑफ लाइफ, मतलब जीव दूसरे जीवों से कैसे भिन्न है। रिकॉल दैट ऑल एनिमल्स आर यूकैरियोटिक, जितने भी जो एनिमल्स है वो यूकैरियोटिक है। मीनिंग दैट दे हैव सेल विथ ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बॉन्ड ओनली। यदि वो यूकैरियोट्स है
तो उनके अंदर एक कोशिका होगी, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा और जितने भी ऑर्गेनल्स होंगे वो मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, मतलब झिल्ली से घिरे हुए होंगे। एनिमल्स आर यूनिट मल्टीसेलुलर, एनिमल्स सारे जो हैं वो बहुकोशिकीय। रिमेंबर दैट प्रोटिस्ट कैन बी यूनिसेलुलर, तो आपको ये ध्यान रखना है जितने भी प्रोटिस्ट है वो एक कोशिकीय। बिकॉज एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर, एनिमल्स सेल्स कैन बी ऑर्गेनाइज इनटू ए टिश्यू, जितने भी जीवों की जो कोशिकाएं हैं वो कोशिकाओं से ऊतक में, ऊतक से अंगों में और अंगों से अंग तंत्र में बनती है। मतलब दे ऑर्गेनाइज्ड इनटू द सेल्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू ए टिश्यू एंड टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड इनटू ए ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू ए ऑर्गन सिस्टम। फाइनली एनिमल्स आर एटोट्रॉपिक, जितने भी जीव है वो एटोट्रॉपिक है, मतलब वो भोजन के अपना समय भोजन नहीं बनाते और भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इसका अर्थ ये होता है एटोट्रॉपिक, मीनिंग दे मस्ट ईट न्यूट्रिएंट्स दैट कम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ देयर बॉडीज इन ऑर्डर टू क्रिएट एनर्जी। तो जो भोजन है वो उनके शरीर से बाहर से वो ग्रहण करते हैं, अपने शरीर के अंदर उस भोजन का निर्माण नहीं करते हैं। तो ये जितने भी अपन जीव जो एनिमल्स पढ़ेंगे वो मल्टीसेलुलर होते हैं, एटोट्रॉफिक होते हैं। एनिमल्स आर एटोट्रॉप्स, मीनिंग्स दे मस्ट ईट टू गेट मॉलिक्यूल्स नेसेसरी फॉर देयर ग्रोथ एंड एनर्जी। तो वो बाहर से भोजन ग्रहण करते हैं और उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे उसका शरीर की जितनी भी जीवन की जो क्रिया है वो संपन्न होती है। हाउ आर एनिमल्स क्लासिफाइड्स, मतलब कैसे एनिमल्स को क्लासिफाइड्स किया गया अपन को। तो रिकॉल दैट ईच किंगडम ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग द एनिमल्स किंगडम, जितने भी जीवों के जितने भी किंगडम्स हैं उसके साथ साथ जो एनिमल्स किंगडम इज डिवाइडेड इनटू ए स्मॉलर ग्रुप, जिनको छोटे छोटे भागों में बांटा गया है, जिसको अपन फाइला कहते हैं, बेस्ड ऑन देयर शेडेड कैरेक्टर, जिसमें जो जीव आते हैं पर्टिकुलर एक किसी विशेष फाइलम यानी कि सिंगुलर फाइलम यानी संघ के अंदर, तो वो कुछ न कुछ ऐसे लक्षण हैं जो वो शेयर करते हैं, मतलब एक जैसे लक्षण पाए जाते हैं जीवों के अंदर, कुछ एक कैरेक्टर, सारे नहीं। तो इस प्रकार के जो जीव होते हैं जो कैरेक्टर शेयर करते हैं उनको एक विशेष संघ के अंदर या विशेष फाइलम के अंदर रखा जाता है। देयर आर 30 एनिमल्स फाइला, तो यहाँ पर एनिमल्स के अंदर लगभग 38 जो संघ पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फाइलम, जैसे उदाहरण के अपन देखें तो फाइलम जैसे मोलस्का है, लार्जली कंसिस्ट ऑफ एनिमल्स विथ सेल्स, जिनके अंदर बाहर की तरफ एक कवच पाया जाता है, लाइक स्नेल्स, जैसे स्नेल्स है, क्लैम्स है। एनिमल्स वेयर क्लासिफाइड, एनिमल्स को जेनेटिक आधार पे भी क्लासिफाई किया जाता है, वर्गीकरण के आधार पर। एनिमल्स वेयर क्लासिफाइड बाय हाउ दे लुक, मतलब वो कैसे दिखते हैं। एंड नाउ आज के समय में डीएनए एविडेंस इज यूज्ड टू द कन्फर्म दैट ऑर्गेनिज्म इन ए पर्टिकुलर फाइलम आर रिलेटेड। तो आज के समय में उसके जेनेटिक मटेरियल डीएनए के आधार पर भी ये कन्फर्म किया जाता है तो वो किसी पर्टिकुलर फाइलम से वो संबंध रखता है। व्हाट इज क्लासिफिकेशन, अपन यहाँ पर अपन दो चार ऐसे जो शब्द हैं जो वर्गीकरण के अंदर आते हैं, जीवों को विभिन्न अलग अलग वर्गों में रखना, अलग अलग संघों में रखना, तो उसके अंदर क्लासिफिकेशन है, नोमेनकल्चर है, जो सिस्टम्स है क्लासिफिकेशन के, टैक्सोनॉमी है। तो ये मैं आपको वापस दोहरा देता हूँ कि ये आपको शायद 9th 10th 11th 12th में भी पढ़ने को मिला होगा। तो व्हाट इज क्लासिफिकेशन, वन लुक एट योर सराउंडिंग्स will show you what glaring difference and striking similarity are present in all things around you। आप अपने आसपास देखते हैं तो कुछ जीवों में ऐसे देखेंगे, कुछ अंतर दिखाई देंगे, देखने को मिलेंगे, और कुछ ऐसे जीव होंगे जिनके अंदर समानताएं देखने को मिलेगी। तो देयर इज ए मल्टीट्यूड ऑफ लाइफ फॉर्म्स दैट सराउंड्स यू, तो बहुत सारे जीवों के अंदर विभिन्नताएं आपको चारों तरफ आपके आसपास देखने को मिलेगी। नॉट ऑल प्लांट्स आर सेम एंड नॉट ऑल एनिमल्स आर सेम, तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि सारे जितने भी पेड़ पौधे हैं वो एक जैसे नहीं होते और न ही जितने भी जीव जंतु है वो एक जैसे होते हैं। देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ वेरिएबिलिटी अमॉन्ग ऑल थिंग्स, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी असमानताएं या यूँ कहें डिसिमिलरिटीज जीवों के अंदर विभिन्नताएं आपको देखने को मिलेगी जीवों में। दिस इज नथिंग बट ए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो इस प्रकार की जो जीवों में विभिन्नता या अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाना, इट दैट शोज द वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, तो ये दर्शाता है कि इस जमीन पर या इस पृथ्वी पर जीवों के अंदर या जीवन में या जीवों के अंदर बहुत सारी विभिन्नता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ए सिस्टमेटिक मेथड्स, तो वर्गीकरण जो जीवों का किया जाता है वो एक सिस्टमेटिक मेथड है।
एक सिस्टमेटिक विधि है ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ए डिफरेंट ग्रुप्स, जिसके तहत जीवों को अरेंज किया जाता है अलग अलग ग्रुप के अंदर एंड सब ग्रुप्स के अंदर बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज, मतलब उनकी समानताओं के आधार पर और उनमें अंतर जो पाए जाते हैं उसके आधार पर उनको पर्टिकुलर विशेष फाइलम के अंदर रखा जाता है। तो क्लासिफिकेशन के अंदर आप मुख्यतः क्या किया जाता है, जीवों को पहचाना जाता है, ठीक है, आइडेंटिफाइंग किया जाता है, उनको नाम दिया जाता है, तो और फिर उसके बाद उनके लक्षणों के आधार पर, समान लक्षणों के आधार पर उसको एक विशेष ग्रुप में रखा जाता है। यदि वो डिसिमिलर कैरेक्टर है तो उसको किसी दूसरे ग्रुप में रखता है। तो क्लासिफिकेशन के अंदर जीवों को वर्गीकृत किया जाता है और वर्गीकरण उसके कैरेक्टर के आधार पर किया जाता है, और कैरेक्टर के आधार पर वर्गीकरण करने से पहले उस जीव को पहचाना जाता है कि भाई ये इस लक्षणों के आधार पर इस जीव को क्या नाम दिया जाए, ठीक है, नोमेनकल्चर आएगा, आइडेंटिफिकेशन आएगा और जीवों को किसी पर्टिकुलर ग्रुप में रखना। तो ये जो आइडेंटिफाइंग, नेमिंग, ग्रुपिंग, ये सारी चीज़ें किस में की जाती है, क्लासिफिकेशन के अंदर की जाती है। वाई डू वी क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म, अपन जीवों को क्यों क्लासीफाई करते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ए टैक्सोनॉमी। तो जीवों को क्यों क्लासीफाई करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि बहुत सारी वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जीव इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो उसके अध्ययन के लिए, उसको पहचानने के लिए, उसको नाम देने के लिए किसी पर्टिकुलर ग्रुप में रखना जरूरी है, जिससे कि आसानी हो पाए वैज्ञानिकों के लिए और पर्टिकुलर अदर्स जो ह्यूमन बींग्स है उसके लिए आसान हो जाए इस जीवों की स्टडी करना। तो इसलिए ये वर्गीकरण जीवों का जरूरी है। द क्लासिफिकेशन ऑर्गन इज नोन एज ए टैक्सोनॉमी। द मॉडर्न टैक्सोनॉमिक सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय, तो जो जीवों का वर्गीकरण किया गया है तो उस पर्टिकुलर साइंस की जो ब्रांच है जो इसके साथ डील करती है उसको टैक्सोनॉमी कहा गया है। तो मॉडर्न टैक्सोनॉमिक जो सिस्टम है वो किसके द्वारा डेवलप किया है, कैरोलस लिनियस के द्वारा डेवलप किया। देयर जिसको फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को। देयर आर ए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ फ्रॉम ए माइनर बैक्टीरिया टू लार्ज एलिमेंट्स। तो जीवों की जो विभिन्नता है वो इस पृथ्वी पर बहुत सारी छोटे बैक्टीरिया से लगाकर हाथी तक जो लार्ज साइज के एनिमल्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी द ऑल लाइफ फॉर्म्स। तो ये अध्ययन करना मुश्किल हो जाता है इतनी वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स को, इस वजह से ये क्लासिफिकेशन किया गया जीवों का। देयरफॉर दे वेयर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसलिए इनको वर्गीकृत किया गया उनकी समान लक्षणों के आधार पे या समान लक्षणों के बेस पे, मतलब सिमिलरिटीज इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस क्लासिफिकेशन हैव ए नंबर ऑफ एडवांटेज। तो इसके क्या फायदे हैं वर्गीकरण के। द फॉलोइंग्स आर द एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इट मेक अस अवेयर ऑफ एंड गिव अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये अपन को बताते हैं कि जीवों की कितने प्रकार के, विभिन्न प्रकार के जीव और जीव विविधता इस पृथ्वी पर अपन को देखने को मिलती है जीवों में और पेड़ पौधों में। इट मेक्स द स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म मच ईजियर। तो और ये क्लासिफिकेशन की वजह से ये आसान हो जाता है कि अपन हर जीवी के बारे में पता लगा सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं। इट टेल्स अस अबाउट द इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग द वेरियस ऑर्गेनिजम्स। तो ये भी बताते हैं कि जो अलग अलग ग्रुप में पाए जाते हैं उनके बीच में क्या सहसंबंधता है, क्या उनके बीच में अंतर है लक्षणों का और क्या उनके अंदर समानता है। तो ये भी आसान हो जाता है। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इससे अपन ये भी समझ पाते हैं कि जीवों की उत्पत्ति या उनका उद्भव कैसे हुआ, तो वो भी इस क्लासिफिकेशन के आधार पर अपन को पता चल जाता है। इट हेल्प्स इन्वायरमेंट। जितने भी जो पर्यावरण है, पर्यावरण की सुरक्षा जो चाहते हैं या पर्यावरण प्रेमी हैं, तो उनके लिए डेवलप्स न्यू मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन। उनके लिए जीवों को संरक्षित करने के जो नए नए मेथड्स है वो विकसित करने आसान हो जाता है जीवों को और पेड़ पौधों के लिए। तो इस क्लासिफिकेशन के आधार पर ये चीज़ें अपने लिए आसान हो जाती है कि उन जीवों का उद्भव कैसे हुआ, जीवों के बीच में क्या संबंध है, कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो उन जीवों को दूसरे जीवों से अलग करते हैं, और अलग अलग जीवों का अध्ययन अपने लिए
आसान हो जाता है, और अपन को ये भी पता चल जाता है कि इस पृथ्वी पर कितने कितने प्रकार के जीव और कितने प्रकार के पेड़ पौधे अलग अलग प्रजातियों के पाए जाते हैं। तो ये इस डाइवर्सिटी के बेस पे, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से अपन को क्लासीफाई करना पड़ा, और उसको क्लासिफिकेशन करने के बाद ये चीज़ें अपने लिए आसान हो गई, और ये अपन लाभ, उससे क्या क्या अपन को एडवांटेज हो सकते हैं। डाइवर्सिटी इन ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है? जीवों को उसके लक्षणों के आधार पर उनको अरेंज करना, पर्टिकुलर किसी ग्रुप में रखना, सिमिलरिटीज और उसके डिफरेंसेस के आधार पर, अंतर और समानताओं के आधार पर। एडवांटेज क्या है? अपन आसानी से ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उनके बीच में सहसंबंधता क्या है, अध्ययन के लिए आसान हो जाता है। और मेनली जो क्लासिफिकेशन जो शुरू हुआ, जहाँ पर सिस्टम थे अलग अलग क्लासिफिकेशन के, जैसे आर्टिफिशियल सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन है, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स है, या फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो का सिस्टम्स है, वो किस पे बेस्ड थे? तो वो पहले जब साइंटिस्टों ने क्लासिफिकेशन किया तो टाइप्स ऑफ सेल पे किया कि भाई सेल किस प्रकार की है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, या जीवों में जो सेल पाई जाती है कोशिका, तो वो बहुकोशिकीय जीव है या मल्टीकोशिकीय या एक कोशिकीय जीव है। और तीसरा था कि भाई वो किस प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं, मतलब ऑटोट्रोपिक है या हेटरोट्रोपिक है। और चौथा था कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ग्रेड है या टिश्यू ग्रेड है या ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो मूलभूत आधार थे जिसके ऊपर शुरुआत में जो वर्गीकरण शुरू हुआ, तो इन लक्षणों के आधार पर या जो बेसिक जो कैरेक्टर्स थे उसके आधार पर, जैसे सेल नेचर, मतलब सेल की प्रकृति कैसी है, प्रोकैरियोटिक है, यानी कि प्रोकैरियोटिक ऐसे जीव जिनके अंदर न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल्स आर नॉट डीमार्केटेड, मतलब उनको आप मार्क नहीं कर सकते कि भाई ये न्यूक्लियस है और ये सेल ऑर्गेनल्स, डीमार्केटेड। और दूसरे मतलब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, और जितने भी ऑर्गेनल्स है वो आपको मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं देखने को मिलते प्रोकैरियोट्स के अंदर। यूकैरियोट्स में देखते तो क्लियर न्यूक्लियस, आपको क्लियर न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन बाउंड होगा, और जितनी भी ऑर्गेनल्स है वो सेलुलर ऑर्गेनल्स है वो आपको मेम्ब्रेन बाउंड मिलेगी। तो इसके आधार पे हुआ, प्रोकैरियोट यूकैरियोट के आधार पे हुआ। और सेल अक्रेंस मतलब जीवों के अंदर जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो सेल है, तो कुछ ऐसे जीव हैं जैसे प्रोटिस्टा आप देख दो यूनिसेलुलर है, मतलब एक कोशिका ही जीवन के उसके जीव के जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो एक कोशिकीय जीव के द्वारा संपादित होते हैं। तो इस प्रकार के आधार पर, जैसे यूनिसेलुलर मेड ऑफ ए सिंगल सेल, मतलब एक कोशिका से ही पूरा जीव बना हुआ है, और पूरे जीव के जितने भी भौतिक क्रियाएं हैं वो एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होती है। तो ऐसे जीव यूनिसेलुलर। मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय के जीव, द कलेस्ट्रल ऑफ फॉर्म्स ऑफ स्प्लाइस टिश्यू, जिससे क्या है कि कोशिकाएं मिलकर टिश्यू का निर्माण करती है, और टिश्यू मिलकर ऑर्गन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार के जीव बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। और दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक्स है या एटोट्रोपिक्स है, जो अपना समय भोजन जो है वो समय बनाते हैं, दे आर ऑटोट्रोप्स। एंड हेटरोट्रोप्स जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, इस आधार पर। और लेवल ऑर्गेनिज्म, तो ये जो शुरुआत में क्लासिफिकेशन हुआ, तो उसके मूल जो आधार थे ये थे। हाँ, अपन ने ये पहले ही डिस्कस किया पिछली स्लाइड्स में कि आर्टिफिशियल सिस्टम जो क्लासिफिकेशन आया शुरुआत से, तो जो पहला बेस था वो आर्टिफिशियल बेस था, मतलब बहुत कम लक्षणों के आधार पर उन जीवों का वर्गीकरण किया गया, प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको अरिस्टोटल ने सजेस्ट किया था कि जैसे प्लांट्स के आकार के आधार पर, जैसे छोटे हैं या बड़े हैं, जैसे हर्ब्स एंड ट्री, एनिमल्स में हैबिटेट के आधार पर, या जीव जलीय जीव है या थलीय है या एरियल है, तो उसके आधार पर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज जो लार्ज कैरेक्टर्स को लिया गया, जिस एम्प्लॉयड फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू द प्लांट्स किंगडम एंड एनिमल्स। प्लांट्स आर इमोबाइल एंड पोसेस ऑटोट्रोपिक मोड नॉट। तो यहाँ पर वो लक्षण लिए गए कि भाई जो पेड़ पौधे हैं वो मूव नहीं करते हैं, और वो अपना भोजन समय बनाते हैं, मतलब ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो एनिमल्स है वो एटोट्रोपिक है, और दे आर mobile. So these systems of classification are very simple, but having some exceptions like algae and fungi are included in the plant, but both are having different mode of nutrition. तो यहाँ पर कुछ आपको अपवाद देखने को मिले कि भाई अलगी और फंगाई को प्लांट में रखा लाता, लेकिन वो उनके
उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो अलग है। एन एल्गल इज ऑटोट्रॉपिक वेयर इज फंगस इज हेटरोट्रॉपिक बाय नेचर। तो बेंथम एंड हुकर ने इसको सजेस्ट किया था। और फाइलोजेनिक जो क्लासिफिकेशन, इट इज़ बेस्ड ऑन द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जैसे जैसे उद्भव हुआ उसके ऊपर आधारित है। ये शोज द जेनेटिक रिलेशंस ऑफ ये, और ये इस प्रकार का जो वर्गीकरण है वो जीवों में जो जेनेटिक सहसंबंधता है उसको दर्शाता है। इट इज सजेस्ट बाय द एंगलर एंड प्रेंटल। और वाइटाकार के द्वारा जो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया तो वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है और इसी प्रकार का क्लासिफिकेशन है। फाइव किंगडम तो आप यहाँ स्लाइड में देखेंगे जो वाइटाकार के द्वारा क्लासिफिकेशन दिया गया, जो आपको पूर्व में भी 11th या 12th में कहीं पढ़ने को मिला होगा। तो ये इसको फाइव किंगडम में क्लासीफाई किया गया जीवों को। पहला किंगडम था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई, और चौथा था प्लेंटिया, और पांचवा था एनिमलिया। और मोनेरा के अंदर आने वाले जीव है वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ऑटोट्रोपिक या हेटरोट्रोपिक हो सकते हैं। सम हैव सेल्स वॉल एंड सम डजंट। तो कुछ के पास सेल वॉल हो सकती है और कुछ के पास यानी कि सेल भित्ति हो सकती है या नहीं भी हो सकती। ऑटोट्रोप्स हो सकते हैं और हेटरोट्रोप्स भी हो सकते हैं, एकोसिके हो सकते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। और जो किंगडम सेकेंड है प्रोटिस्टा, वो यूकैरियोटिक हो, यूनिसेलुलर हो सकता है होगा। और ऑटोट्रोपिक हेटरोट्रोपिक होता है, मूवमेंट बाय सीलिया एंड फ्लेजला एंड सूडोपोडिया। तो उनके मूवमेंट के लिए जो अपंजस है वो सीलिया या फ्लेजला या सूडोपोडिया के रूप में देखने को मिलेंगे। तीसरा जो किंगडम है वो है फंजाई, वो भी यूकैरियोटिक है। तो मतलब पहले किंगडम से मोनेरा को छोड़कर बाकी वाले जितने भी चारों किंगडम दे ऑल आर यूकैरियोटिक। तो फंजाई है वो मोस्टली यूकैरियोटिक भी है, मल्टीसेलुलर है, एट्रोट्रोपिक एंड सेप्रोफाइटिक है। सेल वाल है वो काइटिन की बनी हुई होती है। सम फॉर्म्स ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशंस विद द ब्लू ग्रीन की, तो कुछ फंजाई है जो ब्लू ग्रीन के साथ सहजीवी के रूप में भी रहती है। चौथा किंगडम है प्लांटिया ही, यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है और ऑटोट्रोपिक है। सेल वाल है जो सेलुलोज की बनी होती है। पांचवा किंगडम है एनिमलिया, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, हेटरोट्रोपिक, सेल वाल एब्सेंट। तो ये फाइव टाइप्स जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है विच इज गिवन बाय द रॉबर्ट वाइटाकार। क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। अपन अब जिक्र करते हैं टेक्सोनॉमी का। व्हाट इज द टेक्सोनॉमी, जो ब्रांच है साइंस की वो किसके साथ डील करती है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? टेक्सोनॉमी फॉर्म्स द ग्रीक वर्ड टैक्सिस, जिसका मीनिंग होता है ऑर्डर। मतलब उसको एक ऑर्डर के रूप में या एक सीक्वेंस रूप में या एक रैंकिंग देना उसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उस हिसाब से ये ग्रुप प्रदान करना। और नोमिया होता है बाई लॉ, विधि अनुसार उसको जीवों को एक रैंक देना। तो इट्स लार्जली कंसर्न विद द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म डाउन टू द स्पीसीज लेवल। तो ये जीवों को बड़े लेवल से छोटे लेवल के अंदर उसको वर्गीकृत करना और विधि नियम के अनुसार। तो इस प्रकार की जो शाखा साइंस की, विज्ञान की, जो उसके साथ डील करती है, दैट इज नोन एज द टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी लेवल के अंदर जो लेवल्स हैं डिफरेंट, देयर आर द एटलीस्ट 76 टेक्सोनॉमिक लेवल दैट कैन बी यूज टू बिल्ड ए डिटेल्ड क्लासिफिकेशन, जिसको बोलते हैं हिरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ नॉर्मली जो ज़्यादा से ज़्यादा जो टेक्सोनॉमिक लेवल है वो 76 है। और नॉर्मली जो अपन बहुतायत रूप में जो यूज़ करते हैं देयर आर 7 टेक्सा आर हाउएवर यूजली सफिशिएंट एंड दे आर। तो उसमें जो टेक्सा है दैट इज फर्स्ट किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो ये हिरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन है। और ये हिरार्चिकल जो आती है उसके अंदर ये टेक्सा है या डिफरेंट जो रैंक हैं तो वो आपको 7 मिलेगी। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पेसीज, ये मोस्टली यूज होते हैं। नोमेनकल्चर, उसके बाद ये क्लासिफिकेशन क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। टेक्सोनॉमी किसको कहते हैं ये आपको समझ गया। हिरार्चिकल जो क्लासिफिकेशन है यह क्या होता है, टेक्सा क्या है, टैक्सोन क्या है, नोमेनकल्चर किसको कहते हैं। नोमेनकल्चर मत होता है सिस्टमेटिकली जीवों को नामांकरण करना, उनको नाम देना, और ये टैक्सोनॉमी के अंडर में आता है। विच नेमिंग द ऑर्गेनिज्म अंडर टैक्सोनॉमी इज कॉल्ड नोमेनकल्चर। तो इसको जीवों को नामांकन देने के लिए बहुत सारी जो साइंटिफिक संस्थाएं विकसित की गई है, तो और वो रूल्स बनाती है और उन जीवों को
क्या नामांकन करना है, तो पूर्व में जब जीवों का नामांकन किया जाता था तो वो वर्निकुलर और साइंटिफिक बेस्ड था। मतलब उसको लोकली जो पब्लिक है वो उसको किस नाम से जीवों को बुलाती है, और दूसरा जो वैज्ञानिक तौर पे क्या नाम दिया गया। तो जो प्रेफर किया जाता है वो साइंटिफिक नेम प्रेफर किया जाता है, जो यूनिवर्सल है और पूरे विश्व भर में लागू होता है, और उसको उसी नाम से उस जीव को पूरे विश्व में हर जगह या किसी भी जगह उसी उसी के नाम से जाना जाता है। तो ये संस्थाएं हैं जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटिकल नोमेनिकल्चर (ICBN), इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनिकल्चर (ICZN), इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नोमेनिकल्चर (ICBN), इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनिकल्चर (ICVN), इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनिकल्चर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट (ICNCP). दीज कोड्स हेल्प्स इन अवॉइडिंग एरर्स, डुप्लीकेशन, ये किसी प्रकार की गलतियाँ, डबल नेमिंग, किसी प्रकार का कन्फ्यूजन, एम्बिग्विटी इन साइंटिफिक नेम्स, तो उसको दूर करती हैं, और जीवों को, पेड़ पौधों को, बैक्टीरियाओं को, जितने भी कल्टीवेटेड जो फसली जितनी भी क्रॉप्स है उनको, और वायरस को उनके नाम प्रदान करती है, उसको सिस्टमेटिकली नेमिंग करती है। तो इस नेम के अंदर मेनली अपन को बाइनोमियल नोमेनकल्चर फॉलो किया जाता है। पहले बहुनामियल भी होता था, मल्टी नेमिंग भी होता था, और ट्राइनोमियल भी होता था, लेकिन जो पॉपुलर है या मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो बाइनोमियल टाइप का nomenclature. So how we get around this? Well, we do it giving most species known as a science, known to a science two names. तो अपन ये भी पहले डिस्कस किया पिछली स्लाइड में कि पूर्व में वर्निकुलर जो सामान्य नेम है, दूसरा जो साइंटिफिक नेम है जो उसको रेफर किया जाता है। द साइंटिफिक नेम्स गिवन टू एन ऑर्गेनिज्म यूजली बेस्ड ऑन आइदर ऑन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इट एंड द रीजन्स इन विच दे इट फाउंड ऑन द पर्सन। तो अब वर्निकुलर तो मतलब कॉमन सामान्य भाषा में उस एक पर्टिकुलर क्षेत्र के जो लोग हैं उसको क्या कहते हैं, लेकिन साइंटिफिक जो नेम है वही लागू है और वही सर्वमान्य है और वही उसको दिया जाता है। तो वो किस किस आधार पर दिया जाता है, या तो पर्सन जिसने इसको डिस्क्राइब किया है उसके आधार पर, या पर ये किस रीजन में, जिस रीजन में, किस क्षेत्र में जीव जो पाया जाता है। तो मोस्टली जो नाम होता है वो इसका या तो दोनों का कम्बिनेशन होता है, या द पर्सन हु डिस्क्राइब्स दैट पर्टिकुलर स्पेसीज, या फिर द स्पेसीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। मतलब कोई जीव है वो किसी पर्टिकुलर विशेष क्षेत्र में पाया जाता है उसके आधार पर, या फिर किसी व्यक्ति या किसी वैज्ञानिक ने उसको खोजा हो या उसको डिस्क्राइब किया हो उसके आधार पर, या फिर दोनों की कॉम्बिनेशन के आधार पर उसको साइंटिफिक नेम दिया जाता है, दोनों को जोड़ के। द सिस्टम्स कंप्राइज ए सीरीज लेवल ऑफ कैटेगरीज का टेक्स्ट है। तो अपने जो टेक्सॉन और सिंगुलर जिसको टेक्सॉन बात करते हैं, तो जो रैंकिंग है उस पर्टिकुलर, जैसे किंगडम, फाइलम, ये तो ये क्या कहलाते हैं, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, दीज आर नोन एज ए टेक्सा, जिसको सिंगुलर अपन कहेंगे टेक्सॉन, and assign each species a binomial name. तो इनको all the scientific binomial name दिया, all the scientific names ascribed to species are essentially binomial। तो ये बाइनोमियल नेम द्विनाम पद्धति जो लागू हुई और उसी को अपन मानते हैं साइंटिफिकली। एंड कंसिस्ट, और द्विनाम पद्धति के अंदर जो जीवों के नाम है वो आते हैं जीनस एंड, या जेनरिक एपिथेट्स बोलते हैं, या स्पेसिफिक एपिथेट्स बोलते हैं, जिसको या जो जीनस से रिलेटेड होता है जेनरिक एपिथेट्स, एंड जो स्पेसिफिक है वो स्पीशीज से रिलेटेड होता है जिसको स्पेसिफिक एपिथेट्स बोलते हैं या जेनरिक एपिथेट्स बोलते हैं। तो जैसे अपन ये वर्ब्स की बात करें, जो वर्ब्स होती क्या कहते हैं, तो उसके अंदर यूरोप के अंदर जो इसको बोलते हैं वल्पस वल्पस वल्पस, मतलब ये ट्राइनोमियल है। तो फॉक्स वही है लेकिन वो अलग अलग जगह पर है, तो उसको यूरोप की होगी तो उसको वल्पस 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 बोलेंगे, या अमेरिका के अंदर वही पाया जाएगा, दैट इज नोन एज द वल्पस वल्पस फुलवा। तो ये रीजन के आधार पर इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसको नाम बाइनोमियल से ट्राइनोमियल हो गया। तो अब बाइनोमियल नोमेनकल्चर किसने इंट्रोड्यूस किया? इंट्रोड्यूस बाय कार्ल लिनियस, जिसमें जो पहला नाम है वो जीनस और दूसरा नाम है जो स्पेसिस हो गया, इसको स्पेसिफिक एपिथेट्स बोलते हैं। और ये जो बाइनोमियल नोमेनकल्चर है, नेमिंग है, ये दिस टाइप्स ऑफ नेमिंग इज नोन एज साइंटिफिक नेमिंग। द रूल्स ऑफ द फॉलोइंग वाइल नेमिंग ऑर्गेनिजम्स थ्रू बाइनोमियल कल्चर्स आर,
तो इसमें आप जब इसका नामांकन करते हो पर्टिकुलर जीव का, जैसे अपन का देखें तो होमो सेपियंस है, तो जो होमो है दिस इज दैट, तो वो जेनेरिक एपिथेट से, या अपन कहें वो जीनस है, और सेपियंस है वो क्या है, स्पेसिस है। तो जब जीनस का जो नाम चालू होगा तो वो कैपिटल होगा, और ये जो स्पेसिस होगा वो तो स्मॉल लेटर होगा। द फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस शुड बी ए कैपिटल, वेयर एज द फर्स्ट लेटर ऑफ ए स्पेसिस इज स्मॉल या रिटन इन ए लोअर केस। तो इट इज़ ए साइंटिफिक टेक्स्ट एंड हैंड राइटन आप करते हो, यदि यदि बुक में है तो इट इज़, तो स्पेसिस का जो भी नाम है ये इटैलिक फॉर्म में होगा। यदि आप हैंड राइटन करते हो तो इट शुड बी अंडरलाइन, तो उसको आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। तो ये जो आज अपना जो टॉपिक था, ये मैंने कुछ पूर्व में आपने पढ़े हैं उसको वापस दोहराया है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो यूनिट की शुरुआत करने से पहले आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो वो मैं दोहराऊंगा। इसके बाद आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स क्या है, तो आगे वाले 2 लेक्चर हैं वो भी आपके इंट्रोडक्शन में ही रहेंगे। उसके बाद जो चौथा लेक्चर आएगा वो फर्स्ट यूनिट से शुरू होगा, जिसके अंदर आपको प्रोटोजोआ कैरेक्टर, प्रोटोजोआ का वर्गीकरण और पोरिफेरा के लक्षण और पोरिफेरा का वर्गीकरण, वहाँ से अपन शुरू करेंगे। तो उससे पूर्व कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप पहले पढ़ चुके हो, लेकिन मैं उसको वापस दोहराऊंगा, जिससे कि आपके लिए ये आने वाला जो पेपर है पढ़ने, जो जिसको आप पढ़ोगे वो आपके लिए ईजी हो जाए। थैंक यू।